हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता के मॉडरेट या लिबरल फेज की बात कही थी। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल सकता है। अगर आपने वीडियो का ना देखा हो तो आप अभी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम या रेडिकल फेज के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म या रेडिकल कम्युनलिज्म की। रेडिकल कम्युनलिज्म वो विचारधारा है जो ये मानती है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो सेपरेट नेशंस हैं और जो इनके आपसी डिफरेंसेस हैं वो परमानेंट है और इनको रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। तो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के क्या कारण थे, ये कैसे 1937 के बाद आया और कैसे ये डेवलप हुआ, तो इसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि ज़्यादातर जो लिबरल कम्युनल डिमांड्स थी, खासकर कि जो मुस्लिम लिबरल कम्युनल डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे वो 1932 के कम्युनल अवार्ड में एक्सेप्ट कर लिए गए थे। और इसके कारण जो लिबरल कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसका कोई एम अब बचा नहीं था। इसके अलावा एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी और जो सोशलिस्ट तबका था कांग्रेस का वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो चुका था इस पार्टी के अंदर। इसकी वजह से जो ज़मींदार थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, उनके पास कोई चारा नहीं बचा था लेकिन कम्युनल आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने के बजाय और कम्युनलिस्ट को सपोर्ट करने के बजाय। तो इसलिए उन्होंने, जो हिंदू ज़मींदार थे उन्होंने हिंदू कम्युनलिस्ट को सपोर्ट किया और कई सारे मुस्लिम ज़मींदारों ने मुस्लिम कम्युनलिस्ट को सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे ज़मींदार कांग्रेस के साथ रहे। इसके अलावा एक और कारण ये है कि 1937 का जो चुनाव हुआ उसमें जितनी भी कम्युनलिस्ट पार्टी थी, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो लिबरल कम्युनल डिमांड्स में था। और उसमें उनका जो जब चुनाव के नतीजे आए तो वो बुरी तरीके से फेल कर गया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उनको केवल मुसलमानों का 4% वोट मिला और हिंदू महासभा की हालत और भी ख़राब थी। तो इस वजह से इनको समझ में आ गया कि इनको अगर राजनीति में ज़िंदा रहना है तो इसमें इनको ट्रांजिशन करना पड़ेगा लिबरल से एक्सट्रीम की तरफ या रेडिकल की तरफ। एक और कारण ये था कि कांग्रेस में पहले लिबरल और जो कम्युनलिस्ट थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, वो साथ साथ काम किया करते थे। तो हिंदू महासभा के भी मेंबर कांग्रेस में होते थे, जैसे मदन मोहन मालवीय थे। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो भी कांग्रेस का पार्ट होते थे। और ये लोग साथ में दो ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूअल मेंबरशिप के साथ काम करते रहते थे। लेकिन जब इसका सोशलिस्ट ग्रुप काफ़ी डोमिनेंट हो चुका था 1930 के दशक में, तब उन पर एक एक प्रेशर बनाया गया पूरी कांग्रेस पार्टी में कि जो लिबरल कम्युनलिस्ट हैं उनको हटा दिया जाए और डुअल मेंबरशिप की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए। तो ये 1938 तक हो गया। तो ये लोग कांग्रेस से भी बेदखल हो गए और इनके पास कोई और चारा नहीं बचा। तो अब इनके मेथड्स क्या क्या थे? तो इनके जो मेथड्स थे, तो एक तो जो रेडिकल कम्युनलिस्ट थे वो मासेस को, जनता को अपील करते थे फियर या डर के माध्यम से। वो इंकलकेट करते थे कई सारे जो रेशियल प्यूरिटी के आइडियाज़ हैं, फासिज्म के आइडियाज़ हैं, जो यूरोप से इन्होंने इंपोर्ट किए थे। हिटलर और मुसोलिनी के जो आइडियाज़ थे रेशियल प्यूरिटी के खास कर की, उसको भी उन्होंने अपनी किताबों में, स्पीचेस में इंकलकेट किया। और इसमें कई सारी इनकी जो डिमांड्स थी वो इरेशनल हुआ करती थी, जो कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं थी। जैसे कि एक डिमांड मुस्लिम लीग की थी कि कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर ले कि वो एक हिंदू पार्टी है। या फिर दूसरी डिमांड जो उनकी थी कि वो मुस्लिम लीग को सोल रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का माना जाए। अब इसके जो इम्पैक्ट क्या थे इस तरीके की जो राजनीति थी उसके, तो इसमें एक तो लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स हुए 1937 के बाद, जिसमें सबसे खास कर की ग्रेट कैलकाटा के किलिंग्स जो हुई थी 1946 में, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग ख़त्म हुए थे, वो सबसे खतरनाक राइट्स थे। इसके अलावा नावखाली में राइट्स हुए थे। ये पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल में नावखाली एक जगह है, वहाँ पे दंगे हुए थे। फिर सबसे खतरनाक बात तो यही थी कि देश का जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ कंट्री का, और पार्टीशन के साथ साथ जो दंगे हुए पंजाब और बंगाल दोनों जगह पे, और रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी कई सारे दंगे हुए थे। और उसकी वजह से विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ
और एक काफ़ी बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस भी हुई। धन्यवाद।